गुड इवनिंग बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो आइसोमेरिज्म अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने जाते हैं तो ये दो तरीके की होती है। एक आइसोमेरिज्म का नाम है स्ट्रक्चरल और एक आइसोमेरिज्म का नाम है स्टीरियो। ठीक है बेटा, एक आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल और एक आइसोमेरिज्म स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है जहां कनेक्टिविटी होती है ना जो लीगेंड की, वो डिफरेंट हो। लीगेंड का जो ज्वाइन होने का तरीका है ना वो अलग हो, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल, है ना। नहीं समझे मेरी बात। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होती है जिसके अंदर कनेक्टिविटी जो होती है ना लीगेंड की वो अलग अलग हो, लीगेंड का जो ज्वाइन होने का तरीका है ना वो डिफरेंट हो, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल। जिसके अंदर कनेक्टिविटी तो लीगेंड की सेम हो बट जो अरेंजमेंट स्पेस में है ना वो अलग हो, तो उसको कहते हैं स्टीरियो। नहीं समझे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जहां पे जो लीगेंड के कनेक्ट होने का तरीका है वो अलग अलग है, उसके कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। स्टीरियो के अंदर क्या होता है, लीगेंड के कनेक्ट होने का तरीका तो सेम है बट जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, 3D स्पेस में, वो अलग अलग होती है, उसको बोला जाता है स्टीरियो। समझे आप मेरी बात? नहीं समझे? नोट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि कनेक्टिविटी ऑफ लीगेंड इज डिफरेंट, है ना। कनेक्टिविटी ऑफ लीगेंड इज डिफरेंट, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर, है ना। जहां पे लीगेंड की कनेक्टिविटी अलग हो उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। सुनिए मेरी बात ध्यान से। स्ट्रक्चरल का मतलब है जहां कनेक्टिविटी ऑफ लीगेंड क्या हो, डिफरेंट हो। स्टीरियो का मतलब होता है कनेक्टिविटी of ligand is same but the orientation in 3D space is different। समझो, जहां पे लीगेंड के कनेक्ट होने का तरीका अलग अलग हो उसके कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल, है ना। जहां लीगेंड का कनेक्ट होने का तरीका तो सेम हो पर जो ओरिएंटेशन है स्पेस में वो अलग अलग हो उसको बोला जाता है स्टीरियो। समझ गए मेरी बात? हम स्टीरियो में एक बात और लिख सकते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, आईयूपीएसी नेम भी सेम होता है, ओरिएंटेशन स्पेस में अलग होती है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, आईयूपीएसी नेम सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, बड़ा आराम से पहचान सकते हैं। तो दो तरीके की आइसोमेरिज्म है, एक को स्ट्रक्चरल कहते हैं और एक को स्टीरियो कहते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जहां लीगेंड की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, जहां लीगेंड को जोड़ने का तरीका अलग अलग हो, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल। और स्टीरियो का मतलब है जहां कनेक्टिविटी ऑफ लीगेंड तो सेम हो बट जो ओरिएंटेशन है 3D स्पेस में वो क्या हो, अलग हो, उसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आप मेरी बात समझ गए। दो तरीके की आइसोमेरिज्म है, वन इज स्ट्रक्चरल एंड अदर इज स्टीरियो, है ना। तो अगर मैं स्ट्रक्चरल के पार्ट बताऊं आपको यहाँ पे, तो स्ट्रक्चरल का जो सबसे पहला पार्ट है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बेटा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का जो पहला पार्ट है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का जो दूसरा पार्ट है वो है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, है ना, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चर का जो फोर्थ पार्ट है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
तो स्ट्रक्चरल का पहला पार्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल का दूसरा पार्ट है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल का तीसरा पार्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल का फोर्थ पार्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है जहाँ पे लिगेंड के कनेक्ट होने का तरीका या जुड़ने का तरीका अलग अलग हो और इसे हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं। यहाँ पर IUPAC नेम डिफरेंट हो जाते हैं। स्टीरियो में क्या होता है, लिगेंड के जुड़ने का तरीका तो सेम होता है बट जो ओरिएंटेशन होती है 3D स्पेस में वो अलग हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम 1 to 1 सभी चालू कर रहे हैं, पहले आप इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया है ना प्यारे बच्चों, कर लिया। अब हम स्ट्रक्चरल का सबसे पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। कौन सी आइसोमेरिज्म? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं। आयोनाइजेशन आइसोमर वो होते हैं जो डिफरेंट आयंस फर्निश करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, बट ये डिफरेंट आयंस देंगे एक्वस सॉल्यूशन में, एक दूसरे के वही आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे। मतलब अगर मैं एक कंपाउंड दे दूं आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और मैं ये बोलूं कि आप उसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाओ, तो आप उसका ऐसा आयोनाइजेशन आइसोमर बनाएंगे कि जिसमें डिफरेंट आयंस क्या होने चाहिए, फर्निश होने चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर के अंदर पहला पॉइंट ये है कि लीगेंड एक्सचेंज होते हैं काउंटर आयन के साथ, लीगेंड एक्सचेंज विद काउंटर आयन, और इस तरीके से एक्सचेंज होते हैं काउंटर आयन के साथ कि वो डिफरेंट आयंस देते हैं सॉल्यूशन में, फर्निश डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। जनरली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते वक्त हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैटायनिक होता है नेचर में। जनरली हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते वक्त हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कैटायनिक होता है नेचर में, और जो आयन इसके बाहर होते हैं उनको काउंटर आयन कहते हैं। मेरी बात समझिए, लीगेंड को हम इसमें एक्सचेंज करते हैं काउंटर आयन के साथ, इस तरीके से एक्सचेंज करते हैं कि वो डिफरेंट आयंस देने चाहिए सॉल्यूशन में। हमारा कॉम्प्लेक्स जनरली इस केस में कैटायनिक होता है नेचर में। मेरी बात समझ गए? जनरली हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो इस केस में कैटायनिक होता है नेचर में, कैटायनिक इन नेचर। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की ये कहानी है। इसके अंदर आप न्यूट्रल लीगेंड को एक्सचेंज नहीं कर सकते, न्यूट्रल लीगेंड डज नॉट एक्सचेंज, है ना। मुझे लग रहा है अभी कुछ समझ में नहीं आया, डज नॉट एक्सचेंज, है ना। लीगेंड इसमें एक्सचेंज करते हैं काउंटर आयन के साथ, डिफरेंट आयंस मिलने चाहिए सॉल्यूशन में। न्यूट्रल लीगेंड कभी भी इसमें एक्सचेंज नहीं कर सकते, और जनरली हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैटायनिक होता है। Such isomers produce different ions in the solution. Ligand exchange with the counter ion. Generally complex cationic होता है. Neutral ligand does not exchange. अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले इतना लिख लो। जैसे क्वेश्चन है मेरे नोट्स में क्वेश्चन है, CO NH3 का होल 4 Br2 और Cl, ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर मैं इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालता हूं तो ये कौन सा आयन फर्निश करेगा? बताइए, ये कौन सा आयन फर्निश करेगा? ये क्लोराइड फर्निश कर रहा है ना। बाहर ये वाला आयन ही तो आयोनाइजेबल होता है, तो ये क्लोराइड फर्निश कर रहा है। अगर मैं इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाऊं तो एक Cl अंदर चला जाएगा, एक Br बाहर आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है। अब ये क्या फर्निश करेगा? ये ब्रोमाइड आयन देगा। ये क्या फर्निश करेगा? ये ब्रोमाइड आयन देगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट दोनों डिफरेंट आयंस दे रहे हैं सॉल्यूशन में।
तो ये इसने कौन सा आयन दिया, क्लोराइड, फिर हमने इसको एक्सचेंज कर दिया लिगेंड के साथ, क्लोराइड अंदर Br बाहर, तो अभी कौन सा आयन दे रहा है, ब्रोमाइड दे रहा है। ये कौन सा आयन दे रहा है, क्लोराइड दे रहा है। ये कौन सा आयन दे रहा है, ब्रोमाइड दे रहा है। तो आप समझो मेरी इस बात को। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है जिसके अंदर लिगेंड को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, किसके साथ, लिगेंड को हम एक्सचेंज कर सकते हैं काउंटर आयन के साथ। समझे नहीं समझे, काउंटर आयन के साथ। पहले तो मैं बाबा का नाम लिख लूं, ओम साई राम। अच्छा, मुझे ये कैसे मालूम चलेगा कि इसने फर्निश किया क्लोराइड, तो अगर मैं इसको AgNO3 का सॉल्यूशन ले लूं, यहाँ पर AgNO3 एक्वस, तो मुझे बताओ किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। और अगर मैं इसको AgNO3 के सॉल्यूशन में ले लूं, तो इसका किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। नहीं समझे, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो डिफरेंट आयंस देते हैं सॉल्यूशन में। सच आइसोमर्स व्हिच फर्निश डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, जो डिफरेंट आयंस देते हैं सॉल्यूशन में। एक बात हो गई, जिसके अंदर लीगेंड इस तरीके से एक्सचेंज होना चाहिए, किसके साथ, लीगेंड एक्सचेंज विथ काउंटर आयंस। लीगेंड किसके साथ एक्सचेंज होना चाहिए, काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज होना चाहिए। इस तरीके से एक्सचेंज होना चाहिए कि हमें डिफरेंट आयंस मिल जाए सॉल्यूशन में। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यूट्रल लीगेंड इसमें एक्सचेंज नहीं हो सकते, न्यूट्रल लीगेंड इसमें एक्सचेंज नहीं हो सकते। बहुत आसान है, आप समझो मेरी बातों को, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, समझो। डिफरेंट आयंस देते हैं, मतलब आयोनाइजेशन आइसोमर्स वो होते हैं जिन्हें एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर डिफरेंट आयंस दें, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। जैसे मान लो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अगर मैं इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये क्लोराइड आयन फर्निश करेगा। मुझे कैसे मालूम चलेगा क्लोराइड आयन दे रहा है, मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया, AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा जिसका कलर व्हाइट है। यहां से हमें मालूम चल रहा है ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है, क्योंकि दोनों एक्वा सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस दे रहे हैं। ये AgBr दे रहा है जिसका कलर येलो है, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड इसमें एक्सचेंज नहीं हो सकता है। फोर्थ वन, इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो इसमें अंदर कॉम्प्लेक्स होता है वो जनरली कैटायनिक होता है नेचर में, कॉम्प्लेक्स जनरली कैटायनिक होता है नेचर में इस केसेस में। तो ये कुछ बातें हैं जो किसके बारे में लिखी गई हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर के बारे में लिखी गई। ये डिफरेंट आयंस देते हैं सॉल्यूशन में, लिगेंड एक्सचेंज होता है काउंटर आयन के साथ, न्यूट्रल लिगेंड इसके अंदर एक्सचेंज नहीं होता है, और जनरली इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैटायनिक होता है। अब एक एग्जांपल से आप लोग समझ चुके हो एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर कैसे बनाना है। आयोनाइजेशन आइसोमर ऐसे बनाना है कि वो डिफरेंट आयंस देने चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। अब अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आप ये मानो CO NH3 का होल 5 Cl और यहां मैंने दे दिया SO4। अब ये क्या दे रहा है, ये सॉल्यूशन में डालने पर बताओ ये क्या फर्निश करेगा, ये हमें देगा सल्फेट आयन देगा कि नहीं देगा। तो अगर मैं इसको BaCl2 के साथ रिएक्ट कराता हूं, BaCl2 के एक्वा सॉल्यूशन में, तो बताओ क्या प्रेसिपिटेट होगा, BaSO4 प्रेसिपिटेट होगा, सही है, क्योंकि हमें क्या फर्निश करेगा SO4 बट क्या ये AgNO3 के साथ रिएक्शन देगा, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाता हूं, तो आयोनाइजेशन आइसोमर इस तरीके से बनाना है कि काउंटर आयन लिगेंड के साथ एक्सचेंज हो जाए, और इस तरीके से एक्सचेंज हो जाए कि ये दोनों डिफरेंट आयंस दें सॉल्यूशन में। तो ये बना दिया मैंने बेटा CO NH3 का होल 5, SO4 अंदर और Cl बाहर। अब बताओ ये क्या देगा, क्या फर्निश करेगा, ये क्लोराइड देगा। अगर मैं इसको BaCl2 के सॉल्यूशन में डालूं, तो क्या ये BaCl2 के सॉल्यूशन में रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, बट ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, AgNO3 के एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्ट कर जाएगा। क्या बना लेगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। अगर ये दोनों सेम आयंस दे रहे होते तो एक ही तरीके के सॉल्यूशन से रिएक्ट करते। ये चीज प्रूव करती है कि ये दोनों डिफरेंट आयंस दे रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके के सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझो,
ये सल्फेट आयन दे रहा है इसलिए ये बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, ये क्लोराइड आयन दे रहा है इसलिए ये AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों सेम तरीके के आयंस दे रहे होते तो एक ही तरीके के सॉल्यूशन से रिएक्ट करते। ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग आयंस दे रहे हैं। समझो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों अलग अलग आयंस दे रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आयोनाइजेशन आइसोमर हुए। तो कभी भी आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है तो आपने इसको इससे एक्सचेंज कर दिया, आपने इसको इससे एक्सचेंज कर दिया, डिफरेंट आयंस मिल जाएंगे। तो जिन केसेस में डिफरेंट आयंस मिलते हैं सॉल्यूशन में उनको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। क्या क्लियर समझ में आई बात? भाई पहले वाले केस में कौन सा आयन फर्निश कर रहा है, सल्फेट, तो सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनाएगा। और इस केस में कौन रिएक्ट कर रहा है, क्लोराइड, तो क्लोराइड AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? देखो आयोनाइजेशन आइसोमर वो होते हैं जो डिफरेंट आयंस देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, लीगेंड एक्सचेंज करते हैं काउंटर आयन के साथ। न्यूट्रल लीगेंड इसमें एक्सचेंज नहीं करता, जनरली इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता है। और ये इस तरीके से एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर होते हैं कि दोनों का फॉर्मूला तो सेम रहता है और दोनों अलग अलग आयंस फर्निश करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगर वो दोनों अलग अलग आयंस फर्निश करते हैं एक्वस सॉल्यूशन तो वो दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि न्यूट्रल लीगेंड एक्सचेंज नहीं हो सकता, काउंटर आयन जो होते हैं वो लीगेंड के साथ एक्सचेंज होते हैं और वो लीगेंड जनरली एनायनिक होते हैं। समझ गए? रफ कर दूं? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान। अगर मैं बात करूं PT NH3 का होल 4 Br2 और भाग लिखा मैंने Cl2। अगर मुझे इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है तो अभी ये कौन सा आयन फर्निश कर रहा है, क्लोराइड फर्निश कर रहा है ना, 2 मोल क्लोराइड फर्निश कर रहा है। अगर मुझे इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है तो ये मैं एक्सचेंज कर दूंगा, Cl2 अंदर Br2 बाहर, तो Br2 तो पहुंच गया बाहर, तो ये बन गया PT NH3 का होल 4 Cl2। ये दोनों इनका आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया। ये हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद थी जो मैंने आपको बता दी। आयोनाइजेशन आइसोमर वो होते हैं जो एक दूसरे डिफरेंट आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में इस तरीके से कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट वो दोनों डिफरेंट आयंस दें एक्वस सॉल्यूशन में। ये कब पॉसिबल है, जब लीगेंड के साथ आपका काउंटर आयन क्या कर जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। क्या ये इतनी बात आपकी मेरी समझ में आ गई है? मेरी समझ में तो आ गई, आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझो तो जैसे मैंने यहाँ पर एक कोशिश ये भी करी है कि अगर मैं यहाँ लिख दूंगा एक्वस सॉल्यूशन तो आप बताओ ये क्या देगा। एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं लिख दूं तो ये क्या देगा, 2 क्लोराइड आयन देगा। अगर मैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लिख दूं तो ये क्या देगा, 2 ब्रोमाइड आयन देगा। तो दोनों डिफरेंट आयन दे रहे हैं ना एक्वस सॉल्यूशन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर हुए। ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर हुए। समझो मेरी बात, समझ गए? आगे चले, आगे चले। नोट कर लो पहले। नोट कर लिया? चलो अब जो आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है। या फिर सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। समझ रहे बच्चों? अब जरा मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से सुनिए। या तो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसके अंदर जो काउंटर आयन होते हैं ना, काउंटर आयन एक्सचेंज विद वाटर, काउंटर आयन को हम एक्सचेंज कर देते हैं विद वाटर। पहली बात आप ये समझ लो, काउंटर आयन कैन बी एक्सचेंज विद वाटर, लीगेंड वाटर है ना, वाटर क्या है, लीगेंड है। काउंटर आयन किस लीगेंड से एक्सचेंज होता है, वाटर के साथ। एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कॉपी में दे रखा है,
COH2O का होल 6 और यहां दे रखा है Cl3। COH2O का होल 6 और ये दे रखा है Cl3। मेरी बात समझो। अब मैं आपको यहां समझाऊंगा। आपको मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ देख लेना इससे पहले, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉल्ट, है सॉल्ट के अंदर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब एक कैटायनिक पार्ट होना चाहिए और एक एनायनिक पार्ट होना चाहिए, समझ गया ना। वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑलवेज कहां प्रेजेंट होते हैं? सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मुझे इसका हाइड्रेट आइसोमर बनाना है, अगर मुझे इसका हाइड्रेट आइसोमर्स बनाना है तो COH2O का होल 5, एक Cl अंदर, 2 Cl बाहर और एक वाटर बाहर। क्या इसके अंदर कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज प्रेजेंट है? बिल्कुल है। कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये दोनों क्लोराइड एनायन है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होगा ये वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, समझिए। अगर मैं इसका एक और हाइड्रेशन आइसोमर बनाऊं तो एक और बना सकता हूं, बताओ क्या बनेगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर, 2 Cl अंदर, ये बनेगा, ये बनेगा। अच्छा, मैं इसका एक और केस बनाना चाहूं तो क्या बन सकता है? आप सोच रहे होंगे ये वाला केस भी बन सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला केस नहीं बन सकता। आप बोलोगे क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये कोई सॉल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट नहीं है। तो तीसरा वाला केस हाइड्रेशन आइसोमर नहीं होगा, तीसरा वाला केस हाइड्रेशन आइसोमर नहीं होगा। समझे क्यों नहीं होगा? जरा समझो। इसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट का मतलब एक कैटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए, उसी के अंदर जनरली वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहां प्रेजेंट होते हैं? जहां सॉल्ट होता है। तो ये आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा आसान आइसोमेरिज्म है। इसमें कुछ नहीं करते, काउंटर आयन को एक्सचेंज कर देते हैं लिगेंड वाटर के साथ। जैसे यहाँ पे Cl है, एक Cl को अंदर भेज दो, एक वाटर को बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा। इसको मोनोहाइड्रेट कहते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं, ये दोनों डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कैसे? कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बताओ इस केस में कितने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा? एक को एब्जॉर्ब करेगा तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के मास में कितने का इंक्रीज आएगा? 18 ग्राम का। इस केस में कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा? 2, तो इस केस में कितने का इंक्रीज आएगा? 36 ग्राम का। इस केस में 36 ग्राम का और इस केस में 18 ग्राम का। तो अगर मैं बात करूं इसकी COH2O का होल 5 ClCl2.H2O, तो ये दोनों डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करेंगे किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करेंगे। क्योंकि समझो मेरी बात, इसलिए डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करेंगे क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 को मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इसके मास में कितने का इंक्रीज आ जाएगा? 18 ग्राम का। इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसको वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एब्जॉर्ब करता है, लिगेंड को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 को इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म बहुत आसान है। अच्छा, ये वाला केस क्यों एग्जिस्ट नहीं करता जरा बताओ? COH2O का होल थ्राइस, है ना, COH2O का होल थ्राइस Cl3 और डॉट यहाँ पर 3H2O। बताओ ये वाला केस क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि ये कोई सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट नहीं है तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगा। जनरली जो ये वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये वो सॉल्ट के वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, समझ गए? वो सॉल्ट के वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। काउंटर आयन को एक्सचेंज करते हैं वाटर के साथ, पहली चीज समझ लो। आप जरा मेरी बात इतनी समझ गए हो तो फिर मैं आगे चलूं। वो आइसोमर्स जो डिफरेंट आयंस देते हैं इनको सॉल्यूशन एंड कोआगुलेशन आइसोमर बोला जाता है। और वो आइसोमर्स जो क्या करते हैं, जो वाटर के साथ, वाटर लिगेंड के साथ अपने काउंटर आयन को एक्सचेंज करते हैं और उसके कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। मुझे लगता है यहां से आपको क्लियर हुआ कुछ। क्या क्लियर है ये?
समझ लिया? अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म? मैंने क्या बताया था, लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडेंट लिगेंड शो करते हैं। कौन से लिगेंड शो करते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड शो करते हैं। देखो आप एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे ना तो चीजें आपको क्लियर होंगी। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड शो करते हैं। अब आपसे मैं अगर ये पूछूं कि एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, तो एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती है बट एट अ टाइम एक ही काम करती है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं एम्बिडेंट लिगेंड शो करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ये एक एम है ना, अगर मैं सी के थ्रू जोड़ूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं सी के थ्रू, तो इसका नाम होगा साइनेडो। याद है? नहीं याद है? और अगर मैं इसको एन के थ्रू जोड़ूं, लिंक करने का तरीका चेंज करूं, फ्लिप कर दूं, फ्लिप भी करते हैं, फ्लिप कर दूं तो इसका नाम होगा आइसोसाइनेडो। नहीं समझ में आया? मुझे लग रहा है नहीं है। मान लो अगर किसी के अंदर CN जुड़ा है और मैं आपसे बोलूं उसका लिंकेज आइसोमर बनाओ, तो उसमें आप CN की जगह क्या जोड़ देंगे? NC जोड़ देंगे, तो नाम में फर्क आएगा। कैसे? पहले नाम साइनेडो जुड़ा था, अब नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनेडो हो जाएगा। बोलो, एक में साइनेडो एक में आइसोसाइनेडो। तो लिंक करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। देखो एक और बात बताऊं, जैसे M है, NO2 माइनस, इसको कहेंगे नाइट्रेटो N, और MONO माइनस, इसको कहेंगे नाइट्रेटो O। लिंक करने का तरीका बदल गया। मतलब अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में NO2 जुड़ा हो, अगर किसी केस में NO2 जुड़ा हो तो आप उसकी जगह क्या जोड़ देंगे? ONO जोड़ देंगे। तो ये क्या कर दिया? लिंक करने का तरीका बदल दिया ना। बोलो बोलो, लिंक करने का तरीका बदल दिया ना। अब जरा मुझे बताओ, एक और केस है, अगर आप HCl माइनस के थ्रू जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं थायोसाइनेटो S। थायो वर्ड जुड़ता है सल्फर के लिए, थायोसाइनेटो S। और अगर आप इसको फ्लिप करके N के थ्रू जोड़ देते हैं, NCS माइनस, तो इसको कहते हैं थायोसाइनेटो N। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? फ्लिप कर देते हैं, बहुत आसान है। बोलो जल्दी। और अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं OCN माइनस, तो इसको कहते हैं साइनेटो O। और अगर आप इसको लिख देते हैं NCO माइनस, तो आप इसको लिख देते हैं साइनेटो N। तो ये इसको बोला जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंक, जहां लिंक करने का तरीका बदल जाए, जैसे C से जुड़ा है तो अगले में आप इसको फ्लिप कर दो तो N से जुड़ जाएगा, N से जुड़ा है O से जोड़ दो। तो ये कौन शो करते हैं? ऑल आर एम्बिडेंट लिगेंड है। ये सारे कौन से लिगेंड है बेटा? एम्बिडेंट लिगेंड है। आप इसको बहुत अच्छे से लिख लो, और इसको एक बहुत अच्छे से लिख लो, जल्दी से कर लो। फिर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं अच्छा सा। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे मान लो कोई ऐसा केस है जहां CN जुड़ा है तो आप उसकी जगह NC जोड़ देंगे, जहां NO2 जुड़ा है उसकी जगह आप ONO जोड़ देंगे, जहां HCN जुड़ा है उसकी जगह आप NCS जोड़ देंगे, जहां OCN जुड़ा है वहां उसकी जगह NCO जोड़ देंगे। इनको बोला जाता है क्या? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन से लिगेंड शो करते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड शो करते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड शो करते हैं। समझ में आई मेरी बात? जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, टोटल इसमें आपको लिंकेज आइसोमर बताने हैं। CrH2O का होल 4, HCN, NO2, बाहर Br। चलो एक बार HCN के साथ NO2 जुड़ा है, एक बार HCN के साथ किसको जोड़ दो जरा बताओ? एक बार HCN के साथ ONO जोड़ दो। अच्छा, एक बार NO2 के साथ कौन जुड़ा है? HCN जुड़ा है। तो एक बार NO2 के साथ कौन जोड़ दो? NCS जोड़ दो, Br। बोलो
एक बार HCl के साथ NO2 जुड़ा है, एक बार HCl के साथ ONO जुड़ गया, एक बार NCS के NO2 के साथ NCS जुड़ा है, और एक बार NCS के साथ ONO जोड़ दो। टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं इसके? 4। एक बार NO2 के साथ HCl, एक बार NO2 के साथ NCS, एक बार HCl के साथ ONO, एक बार NCS के साथ ONO। बहुत आसान। कितने बनेंगे केसेस? 4। नहीं कर दिया। एक बार आपने HCl को NO2 को फ्लिप किया HCl के साथ, HCl को वैसे का वैसा रहने दिया, NO2 को फ्लिप किया, HCl ONO बन गया। एक बार आपने क्या किया, NO2 को वैसे का वैसे रहने दिया, HCl को फ्लिप कर दिया, तो NO2 को वैसे का वैसे रहने दिया, NCS बन गया। एक बार NO2 के साथ HCl, एक बार NO2 के साथ HCl, एक बार NO2 के साथ NCS, एक बार NO2 के साथ NCS, एक बार NO2 के साथ HCl, एक बार ONO के साथ HCl, एक बार ONO के साथ NCS। कितने बनेंगे टोटल केसेस? 4। ये तो चारों कौन से आइसोमर है? लिंकेज आइसोमर है। समझ गए? जल्दी कर लो। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एम्बिडेंट लिगेंड कौन कौन से हैं? एम्बिडेंट लिगेंड जो है वो है आपके Cn-, HCl-, OCl-, NO2-। और ये जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं उस आइसोमेरिज्म को बोला जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। उस आइसोमेरिज्म को बोला जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझे बेटा? एक बार NO2 के साथ ऐसा कर दिया है, NO2 रखा, एक बार HCl, एक बार NO2 के साथ NCS, एक बार ONO के साथ HCl, एक बार ONO के साथ NCS। तो ये चारों कौन से आइसोमर है एक दूसरे के? बताओ मुझे। ये चारों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर हैं। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। ये चारों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर है। तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो लास्ट पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो लास्ट पार्ट है, समझ रहे हो मेरी बात? पानी पी लो तब। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो लास्ट पार्ट है उसका नाम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है? इसमें कॉम्प्लेक्स ही कैटायनिक होता है और कॉम्प्लेक्स ही एनायनिक होता है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम एज वेल एज लिगेंड दोनों एक्सचेंज होते हैं, बट इस तरीके से एक्सचेंज होते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कैटायन होना चाहिए और एक कॉम्प्लेक्स एनायन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएं। नहीं समझे? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों एक्सचेंज होते हैं, इस तरीके से एक्सचेंज होते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। कौन कौन एक्सचेंज हो सकता है? लिगेंड एक्सचेंज हो सकता है। और कौन एक्सचेंज हो सकता है? सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज हो सकता है। समझ गए मेरी बात? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर एक कॉम्प्लेक्स का कैटायन ये तभी शो की जा सकती है जब एक कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो और दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो। इस तरीके से एक्सचेंज की जाती है। इस तरीके से हम सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स कैटायनिक रहना चाहिए और दूसरा एनायनिक रहना चाहिए। ये हम लोगों ने यहां तक इसकी बात समझी है। क्वेश्चन से समझ में आएगा? चाहो बेटा मेरी एक बात ये समझनी है कि ये तभी शो किया जा सकता है जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट हो। जैसे ये मान लो CO NH3 का होल 6 और Cr NO2 का होल 6। अच्छा मुझे ये बताओ इनमें कोबाल्ट और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है बताओ? टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है? टोटल नेगेटिव चार्ज आ रहा है -6। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा बोलो? +6। अब +6 में x + y = 6। तो बताओ कोबाल्ट के और क्रोमियम की कौन सी ऑक्सीडेशन रखूं कि दोनों का सम 6 आ जाए?
कॉमन सी बात है, कोबाल्ट की भी मोस्ट कॉमन 3 और क्रोमियम की भी 3, तो यहाँ कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है +3 और यहाँ क्रोमियम के ऊपर चार्ज है +3। अच्छा चेक कर लो पहला कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है कि एनायनिक है। CONH3 का होल 6 CrNO2 का होल 6, इसमें चार्ज है -6 तो टोटल चार्ज आएगा -3, इस पे चार्ज है 0 तो टोटल चार्ज आएगा +3, तो ये कॉम्प्लेक्स +3 और वो कॉम्प्लेक्स -3। सही है, ये तो हो गया पहला केस। अब जरा इसका बताओ, एक्सचेंज करो। CONH3 का होल 5, एक NH3 उधर भेज दिया, एक NO2 इधर ले आए, NO2 CrNO2 का होल 5 NH3। बोलो अच्छा, ये वाला कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है कि एनायनिक है चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, NO2 की -1 तो इस पे चार्ज आएगा +2, क्रोमियम की +3, NO2 की -5 तो इस पे आएगा चार्ज -2। एक और, अच्छा एक और बनाओ केस। CONH3 का होल 4 NO2 का होल ट्वाइस, CrNO2 का होल 4 NH3 का होल ट्वाइस। चेक करते हैं, कोबाल्ट में कितना चार्ज है +3, +3 -2 इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -1, अभी भी सही है। अब अगर एक और केस बनाते हैं तो CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस। एक और केस बनाओ, CrNO2 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस। बनाया आपने? आप यहां देखो, यहां चेक करो, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, NO2 पे कितनी है -3, इस पे चार्ज हो गया 0, क्रोमियम पे चार्ज है +3, NO2 पे है -3, इस पे भी चार्ज हो गया 0, मतलब ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने शुरुआत में सिखाया था कि एक कॉम्प्लेक्स का कैटायनिक और दूसरे कॉम्प्लेक्स का एनायनिक होना जरूरी है। कैटायनिक वाला पार्ट पहले लिखा जाता है, एनायनिक वाला पार्ट बाद में लिखा जाता है। अगला केस बनाओ, अब क्रोमियम पहले आ जाएगा, क्यों? ये वाला पार्ट अब पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो क्रोमियम NO2 का होल ट्वाइस, NH3 का होल 4, अब पहले आ जाएगा ना ये, क्योंकि कैटायनिक हो जाएगा ये। चेक कर लो ना, +3 -2 यहाँ +1, अब ये वाला पार्ट एनायनिक हो जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। CO NH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल 4, बोल ही नहीं रहे, चेक कर लो ना, +3 -4 -1। अगला बताओ, CrNO2 NH3 का होल 5, CO NH3 NO2 का होल 5। बोलो, इस केस में चेक कर लो, क्रोमियम पे +3, इसमें -1 तो इस पे आ जाएगा +2, कोबाल्ट पे +3, इस पे -5, इस पे आ जाएगा -2। लास्ट वाला केस बताओ, CrNH3 का होल 6 +3, CO NO2 का होल 6 -3। ये वाला केस क्यों एग्जिस्ट नहीं किया आप लोगों के समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक कैटायन और एक एनायन होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो गए हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन को भी एक्सचेंज कर सकते हो, लिगेंड को भी एक्सचेंज कर सकते हो। डिफरेंट बनाओ, कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ना बच्चों। तो आज हम लोगों ने कौन सा पार्ट खत्म कर लिया आइसोमेरिज्म का? स्ट्रक्चरल खत्म कर लिया। ठीक है बच्चों, चेक कर लो। लिगेंड यहाँ देखो, यहाँ NO2 को भेजो, यहाँ एक NH3 को भेजो, एक बनेगा। फिर यहाँ एक NO2 को भेजो, फिर यहाँ एक NH3 को भेजो, फिर एक और NO2 को भेजो, फिर एक NH3 को भेजो, फिर एक और को भेजो, फिर इधर भेजो, एक्सचेंज करते रहो, जितने बना पाते हो उतने बना लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।